हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग साइंस के क्वेश्चंस जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम लोग पहला चैप्टर फिनिश कर लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन वाला है। इसमें दो होता है, जैसे इसमें पूछा चालक के सामने या चालक के पास में, जिसको हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं, जो पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी मोटर गाड़ी में जो चालक के पास में मिरर लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, वो कौन सा होता है? उत्तर। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में काफी दूर का जो चित्र होता है वो बहुत छोटी स्थान पर बन जाता है। पहली बात तो काफी इसका दृष्टि विस्तार क्षेत्र काफी ज्यादा होता है। दूसरा, उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो काफी जगह कवर कर लेता है। काफी बड़ी जगह को पीछे की कवर करके थोड़े जगह में दिखाता है। इसीलिए वहां कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। अब आप समझिए, यहाँ पे अगर उनकी जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट होती है, उसमें पूछता तो हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, अगर हेडलाइट बोले तो हेडलाइट में अवतल होगा। ध्यान से, दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी कंफ्यूजन वाले हैं। और अगर साइड मिरर में पूछे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। साइड मिरर में पूछे तो वहां पे कौन सा लगाएंगे? उत्तल लगाएंगे। तो ये वाले दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। साइड मिरर में उत्तल दर्पण और हेडलाइट में कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए दोनों लिए गए हैं। हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अभी बताए हैं, अवतल दर्पण में। और अगर पूछे बगल में, चालक के बगल में जो दर्पण लगा होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को कवर किया गया। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, जो बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक, या फिर दोनों? तो हमेशा याद रखिएगा, जो समतल दर्पण होता है, जो हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, पहली बात याद रखिए, अरे ये होता है काल्पनिक। ये गलत, वो सर्किल हो गया है। ये देखिए, वो प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखेंगे? वो सीधा बनता है। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट, सीधा बनता है। तीसरी बात क्या याद रखेंगे? वस्तु के बराबर बनता है। चाहे वस्तु को उसके सामने कहीं भी रखा जाए, सीधा बनेगा, बराबर बनेगा और काल्पनिक होगा। और चौथी बात याद रखिएगा, जैसे ये मिरर लगा हुआ है और जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है, ठीक उतनी ही दूरी पर पीछे जाके बनेगा। मान लो ये x है, तो x ये भी होगी। ठीक है, जितनी दूरी यहां से यहां तक की होगी, उतनी ही दूरी पर ये पीछे जाके बनेगा। तो समतल दर्पण के बारे में ये चीजें ध्यान रखेंगे। पहला की जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा। दूसरा, प्रतिबिंब सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा, और जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, डाईऑप्टर। इसे किस अक्षर से लिखते हैं? लेंस की क्षमता को पी अक्षर से लिखा जाता है। इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। f क्या है? फोकस दूरी, और किस में? मीटर में। मान लो कभी कभी ये सेंटीमीटर में दी होती, तो आप इसको लिखेंगे 100/f। ये किस में है? सेंटीमीटर में। ठीक है, दोनों चीजें हैं। लेंस की क्षमता को किस अक्षर से लिखते हैं? P से। फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f मीटर में, या P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? डाईऑप्टर। ठीक, और चौथी चीज याद रखिए, अगर उत्तल है, कौन सा? उत्तल है, उत्तल लेंस, इसकी क्षमता क्या होगी? प्लस होगी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अवतल है तो अवतल की क्षमता क्या होगी, जैसे इसकी क्षमता होगी निगेटिव। आप अगर कोई भी एक क्वेश्चन देखें उससे रिलेटेड सारे पॉइंट पढ़ते चलें तो ऑब्जेक्टिव कभी गलत नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, इसको देखिए, उत्तल लेंस को और क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, पहली बात। तो अगर यही होता अवतल लेंस तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी अपसारी की क्लियर हो गई। और इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे अभी का शब्द आप क्या लेंगे, अभी मतलब अभिसारी, और उत्तल का बस उत्तर, बस ये याद रखेंगे। तो बस किसी से कहना अभी उतर, अभी उतर, तो उतर से उत्तल याद रहेगा, अभी से अभिसारी, अभी उतर, तो यानी अवतल वो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, अभी उतर, तो अभी से अभिसारी और उत्तर का पहला उत्तल। ठीक, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, जो बचा हुआ है वो अवतल लेंस होगा, और अवतल लेंस होगा तो वो अपसारी लेंस होगा। ठीक, दोनों चीजें हो गई। अब देखिए इसके बारे में आपको एक नई चीज बताएं, अभिसारी लेंस हुआ हमारा उत्तल लेंस। अभिसारी क्या होता है, जो बहुत सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। जो बहुत सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं उनको क्या कर देता है, एक बिंदु पर कर देगा, सारी सबका फोकस कहाँ, एक जगह होगा। इसीलिए आपने देखा होगा अगर कोई कागज वागज रखा है और उसके सामने आप उत्तल लेंस लगा दें तो वो सब किरणों को एक जगह पे फोकस कर देता है, जिससे गर्म होकर वो कागज क्या होता है, जलने लगता है। यानी उत्तल लेंस कैसा लेंस है, अभिसारी लेंस। और अभिसारी लेंस क्या होता है, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला पूछा अवतल लेंस क्या होता है, तो वो अवतल लेंस कौन सा, अपसारी लेंस होता है। ठीक, अवतल लेंस कौन सा होगा, अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस क्या होता है, वो एक बिंदु से आ रही किरणों को क्या करता है, फैला देता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर किरणें एक बिंदु से आ रही हैं उनको क्या करेगा, फैला देगा, कौन सा, अवतल लेंस, और जो कि अपसारी लेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हवा से कांच में प्रवेश करती, तो देखिए ये रही हवा और ये रहा कांच, दोनों में समझिए अंतर क्या है। जब हवा कहेंगे और कांच कहेंगे तो कांच के तुलना में हवा जो है उसके कण दूर दूर हैं, तो ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, हवा कैसा माध्यम है, विरल, और कांच कैसा माध्यम है, सघन। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये होता है, ये माध्यम मान लिया हमने कौन सा है, विरल है। ठीक है, और नीचे माध्यम कौन सा है, सघन है। दोनों चीज समझिए, जब जो प्रकाश किरण है वो क्या कर रही है, देखिए कहाँ से, हवा से यानी विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। तो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर हटती है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, हमेशा याद रखिए, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी। ठीक है, अभिलंब के निकट आएगी या अभिलंब की ओर आएगी। तो ऑप्शन बी देखिए, अभिलंब के निकट, हमेशा याद रखिए विरल से सघन में जाने पर अभिलंब के निकट जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो विरल और सघन ना के क्या कहेगा, हवा से कांच में जाने पर तो क्या होगा, अभिलंब की ओर जाएगी या अभिलंब के निकट जाएगी। फिर से समझिए, हवा और कांच करके भी दे सकता है, तो याद रखना हवा कैसा है, विरल माध्यम, कांच कैसा है, सघन माध्यम। तो जब कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब के निकट आएगी। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए,
फोटोग्राफिक कैमरा का विदृश्यक लेंस कैसा होता है? तो ये क्वेश्चन याद करने लायक है। जो फोटोग्राफिक कैमरा में लेंस होता है वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, अब याद रखिए जो मनुष्य की नेत्र होती है वो भी फोटोग्राफिक कैमरा की भांति ही कार्य करती है। तो कोई पूछे नेत्र लेंस भी कैसा होता है, तो भी हम कह देंगे कैसा होता है? उत्तल लेंस। यानी रिलेट करिए, फोटोग्राफिक कैमरा किसके जैसा है? नेत्र के जैसा। और नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है, तो यहाँ भी कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइड मिरर, देखिए अगली बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, साइड मिरर के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो अभी बताए थे ना, बहुत बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब थोड़ी जगह में बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर में कौन सा है? उत्तल दर्पण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी में बताइए जल्दी से किसका प्रयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो अपवर्तनांक का मान देखिए, अपवर्तनांक जो शब्द आया है वो सबसे पहली बार कहाँ प्रयोग हुआ है? जो हम लोग अपवर्तन के नियम पढ़ते हैं, तो अपवर्तन का दूसरा नियम आपने पढ़ा होगा। तो देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण की ज्या होती है, यानी साइन आर, साइन आई और बटे में साइन आर, इनका अनुपात एक नियतांक होता है। जो नियतांक ही वो क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। तो याद रखेंगे अपवर्तनांक सूत्र कहाँ होता है? साइन आई बटे साइन आर। और ये कहाँ है? अपवर्तन के दूसरे नियम में। और इस दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अपवर्तनांक को n से भी लिखते हैं और इसको म्यू से भी लिखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर जो होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो ये याद रखिएगा, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। एक आप ट्रिक यूज कर सकते हैं, वो ये है कि अवतल दर्पण हम लोग पढ़ते हैं, इसके ढेर सारे प्रयोग ना, अवतल दर्पण, और जैसे होते हैं अवतल दर्पण वैसा ही बिहेव लगभग करता है उत्तल लेंस। ठीक है, तो दोनों चीजें समझिएगा। अवतल दर्पण से हम लोग पढ़ते हैं, इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, पहली बात। और दूसरी बात कैसा बनता है? वास्तविक के साथ साथ उल्टा बनता है। तो जो कि यहाँ पे किसके साथ हो रहा है? उत्तल लेंस के साथ भी हो रहा है। तो एक चीज के आप पढ़ लें, दूसरे चीज के साथ में कर सकते हैं। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन को अक्षर हम लोग किससे लिखते हैं? m से। m बराबर v अपॉन u लिखते हैं। तो ये भी दूरी होती है और ये भी क्या होती है? दूरी होती है। तो दूरी से दूरी कैंसिल हो जाती, यानी ये कैसी है? मात्रक विहीन राशि है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कोई मात्रक नहीं है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण के लिए आपने पढ़ा होगा u v u और f में संबंध पढ़ा होगा। तो क्या संबंध है? 1 बराबर f 1 बटे u प्लस 1 बटे में
V, यही सूत्र है। ठीक है, तो इसमें से देखिए VUF यानी पहला वाला जो हमारा है वो सही है। यही दर्पण के लिए सूत्र है, जिसमें अगर आपने देखें ध्यान से, ये चीज देखिएगा, जैसे ये कहीं का सेंटर है, दर्पण का सेंटर है ये वाला, तो इससे बाईं तरफ जो भी रहेंगी इधर की तरफ वो कैसी होंगी, निगेटिव, और इससे दाएं तरफ जितनी भी होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव। यानी दर्पण का जो बीच का सेंटर पॉइंट है उससे बाएं तरफ जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो माइनस, और जितनी भी राइट साइड में नापी जाएंगी वो प्लस। जितनी भी याद रखना ऊपर आएंगी वो प्लस होंगी, और जितनी भी नीचे की तरफ नापी जाएंगी वो माइनस। चारों बात समझ में आई। जैसे ये कोई दर्पण बना है ऐसे, तो हमने क्या किया, एक लाइन ऐसे प्लस जैसी बना ली। जितनी भी लेफ्ट साइड में होंगी वो क्या होंगी, माइनस में होंगी, और जितनी राइट साइड में होंगी वो कैसी होंगी, प्लस में। जितनी भी ऊपर की तरफ नापी जाएंगी वो किस में, प्लस में होंगी, और जितनी भी नीचे की तरफ नापी जाएंगी वो किस में होंगी, माइनस में नापी जाएंगी। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो हो गया, अब हम 16वां क्वेश्चन अगला देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमने बताई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए कभी कभार कंफ्यूजन करने के लिए ये भी लिखता है 3 × 10⁻, कितना, 5, और ये किसमें लिखता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो दोनों याद रखेंगे। अगर आपसे मीटर प्रति सेकेंड पूछा है तो 3 × 10⁸ लगेगी, और कभी कभी किलोमीटर लिख देता है तो 10⁻ आएगी 5। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दंत विशेषज्ञ जो डेंटिस्ट होते हैं वो मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब, देखिए यही क्वेश्चन से ही हिंट मिलेगी, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बस क्वेश्चन मिल गया। देखिए बड़ा प्रतिबिंब हमने पढ़ा है समतल दर्पण से कैसा बनता है, बराबर बनता है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो बचा कौन, अवतल दर्पण, इसी से ही हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यानी ये भी आप अगर पूछे अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए तो कहना जो दांत के डॉक्टर होते हैं या गले नाक कान किसी के भी, वो क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगा। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसे होती, जैसे कोई एक लेंस पतला है और एक लेंस मोटा है, तो पतले लेंस की हमेशा याद रख लिए आवर्धन क्षमता कम होती है। आवर्धन क्षमता कैसी होगी, पतले लेंस की कैसी होगी, कम होगी। अब यहाँ नई बात आप देखिए क्या सीखने की, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होगी, कम होगी, लेकिन फोकस दूरी, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो पतले लेंस की है वो फोकस दूरी ज्यादा होगी। दोनों बातें समझिए, जो क्षमता है वो कम होगी, आवर्धन क्षमता क्या होगी, कम होगी, लेकिन फोकस दूरी इसकी ज्यादा होगी। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और क्षमता क्या होती है, याद रखिएगा, क्षमता क्या होती है, किरणों को मोड़ने की क्षमता। माने क्या होता है, लेंस की जो क्षमता होती है मोड़ने की ताकत। याद रखिए, प्रकाश किरणों को कौन कितना मोड़ सकता है उसी को उसकी क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर लेंस की जो क्षमता होती है पतले लेंस की वो कम होती है और उसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। अगर यही कोई कह दे लेंस मोटा होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता पूछे तो आवर्धन क्षमता अधिक हो जाएगी। ठीक, पतला लेंस है तो उसकी आवर्धन क्षमता कम, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक। अब साथ में देखिए, अगर इसकी वो क्या आवर्धन क्षमता अधिक है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। बोलो, फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। मोटा लेंस है तो उसकी आवर्धन क्षमता अधिक होगी और इसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्च लाइट किसकी तरह बिहेव करता है, अवतल की तरह। सर्च लाइट परावर्तन सतह कैसी होती है, अवतल दर्पण की तरह होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कितना था, 3 ×
10 की घात 8, 3 गुणे 10 की घात 8 और मीटर प्रति सेकंड। यूनिट पे विशेष ध्यान देंगे तो पहला वाला नहीं, हाँ पहला वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आपतन कोण I हो और परावर्तन कोण R हो, तो हमने पढ़ा है कि आपतन कोण जो होता है वो बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के। ये बात आपने पढ़ी है। कौन सा नियम है, दूसरा नियम। तो यानी कि I किसके बराबर होता है, R के। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरा नियम है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोकस दूरी लेंस की क्षमता होगी। अब देखिए किसी फोकस दूरी लेंस की क्षमता में क्या संबंध होता है। हमने बताया था लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं और फोकस दूरी को F से। इन दोनों में व्युत्क्रम का संबंध होता है। हमेशा याद रखिए, अगर उसकी क्षमता ज्यादा है तो फोकस दूरी कम होगी। और फोकस दूरी क्या है, अगर फोकस दूरी ज्यादा होगी तो क्षमता कम होगी। तो फोकस दूरी के कितनी, F फोकस दूरी है, उसकी क्षमता कितनी होगी, 1/P होगी। देखो P बराबर 1/F लिखो या F बराबर 1/P लिखो। तो हमको फोकस दूरी का पूछ रहा है तो 1/P कर देंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए फोकस दूरी और क्षमता में व्युत्क्रम का संबंध होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है 2.42। एक बात और याद रखिएगा, अपवर्तनांक ध्यान से समझिएगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है, होगा तो वस्तु उतनी ही सघन होगी या कह लो कठोर होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात कि अगर किसी भी चीज का अपवर्तनांक ज्यादा है तो वह चीज उतनी ही कठोर या फिर कहो सघन होगी। जैसे आपसे पूछ दे हवा और हीरा में किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, तो आपको पता है हीरा कठोर होता है तो हीरे का अपवर्तनांक अधिक होगा। ये बात कहीं नोट कर लीजिएगा कि अपवर्तनांक ज्यादा है तो चीज कठोर होगी, अपवर्तनांक कम है तो उसके अणु उतने ही दूर दूर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में, अब बताइए मोटे लेंस की अभी हमने पढ़ा था, अगर लेंस मोटा है तो इसकी जो क्षमता होगी वो क्या पढ़ा था, ज्यादा होगी। ठीक, और इसकी जो फोकस दूरी थी वो क्या थी, कम थी। ध्यान से समझिएगा, मोटा लेंस की क्षमता ज्यादा थी और फोकस दूरी कम थी। अब दूसरा कह रहा है पतला लेंस है, तो आप बताइए पतले लेंस का क्या होगा, जो क्षमता होगी वो कैसी होगी, क्षमता कम होगी और फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आई। लेंस मोटा है तो क्षमता ज्यादा होगी, फोकस दूरी कम होगी। लेकिन लेंस पतला है तो उसकी क्षमता कम होगी मगर फोकस दूरी ज्यादा होगी। ये बताइए मोटे लेंस की तुलना में, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होगी, फोकस दूरी इसकी कम होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बातें नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्रांतिक कोण क्या है, हम लोगों ने ऐसे बनाते थे और यहाँ से प्रकाश किरण चलती थी और परावर्तित होके इधर को जाती रहती। जब ये 90 डिग्री हो जाता था तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, क्रांतिक कोण। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बनने वाले अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता था, उसी को क्रांतिक कोण कहते थे। ध्यान से समझिए, क्रांतिक कोण बराबर होता है म्यू बराबर 1/sin c। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, 1/sin c। c क्या है, क्रांतिक कोण है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना आपतन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृग मरीचिका का कारण क्या है? ये दो चीजों का परिणाम होता है, पहले अपवर्तन उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? पहले अपवर्तन बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग ये वाला लगा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदल जाना ही क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदल जाना ही अपवर्तन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपवर्तन क्या है? ये वाला है, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदल जाना ही अपवर्तन कहलाता है। जैसे हम लोग जो सवाल डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर माध्यम 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है और वो अभिलंब से या दूर हट जाएगी या अभिलंब के पास आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी से भरी बाल्टी कम गहरी दिखाई देती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ये इनके उदाहरण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पानी से भरी बाल्टी कम गहरी दिखती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? हमने बताया था ना, जो चालक के बगल में लगता है कौन सा है? उत्तल दर्पण है, उसी का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, हाँ अधिक है, यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में कैसा होगा? सघन होगा या विरल होगा? चलिए ध्यान दीजिए, अभी बताए थे अपवर्तनांक अगर, ध्यान से समझिए, अपवर्तनांक अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा? सघन होगा। और अगर अपवर्तनांक कम है तो वो कैसा होगा? विरल होगा। बात समझ में आई? अपवर्तनांक ज्यादा है तो सघन होगा, अपवर्तनांक कम है तो विरल होगा। तो ये कह रहे हैं अगर अपवर्तनांक अधिक है तो वो चीज उतनी ही सघन होगी। ये कॉन्सेप्ट गांठ बांध लीजिएगा। अपवर्तनांक अधिक होगा तो सघन होगी, अपवर्तनांक कम होगा तो माध्यम विरल होगा। ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन आए गलत नहीं होना है। माध्यम का अपवर्तनांक और प्रकाश का वेग। ठीक है, तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक अभी बताए थे, अगर अपवर्तनांक जो है वो ज्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो माध्यम सघन होगा, और अगर माध्यम सघन होगा तो प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सघन होने से प्रकाश चल ही नहीं पाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं ये जो हैं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो प्रकाश का वेग कम होगा, उल्टे उल्टे हैं। तो यानी अगर इनका तिरछा गुणा करें तो क्या आएगा? म्यू सी बराबर कुछ नियतांक, यही तो आएगा। तो देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा, म्यू सी बराबर स्थिरांक। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो माध्यम सघन होगा, और सघन माध्यम में प्रकाश कम धीरे चलेगा, मतलब धीरे धीरे चलेगा। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तो गुणा कर देंगे, म्यू सी बराबर स्थिरांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रोगियों के नाक कान गले की जांच कौन से डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? अभी पढ़ा था, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था तो हमने बताया था कि देखो प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? अपवर्तनांक पर। यही बताए थे, अपवर्तनांक। हमने क्या कहा? अपवर्तनांक अगर ज्यादा होगा तो माध्यम उतना ही सघन होगा और प्रकाश की चाल उतनी ही, प्रकाश की चाल जो होगी वो क्या होगी? कम होगी, चाल कम होगी। अब ध्यान से इस बात को समझिए, अगर माध्यम कैसा है? सघन है तो चाल कम होगी। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है अगर माध्यम विरल है तो जो विरल में क्या होगी?
चाल कैसी होगी, चाल कैसी होगी, चाल होगी अधिक। ठीक, दोनों बातें समझ में आई। अगर सघन है तो चाल कम और विरल है तो चाल अधिक। तो बताइए, सबसे अधिकतम पूछ रहा है तो हम सबसे विरल ढूंढ लें। तो सबसे विरल क्या होता है, हवा, जल, सीसा या हीरा। तो हवा ही तो विरल होती है, बाकी सब तो द्रव और गैस हैं। तो हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं तो चाल इसमें बहुत अधिक होगी, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक बहुत कम होता है। याद रखिएगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो चाल कम होगी, अपवर्तनांक कम होगा तो चाल अधिक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, यही थे तो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो आपने अगर दूसरी वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक इसके नीचे मिल जाएगा। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।